नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा और सबसे पहले कोरबा से बड़ी खबर है। पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या का मामला सामने आया था। गुजरात से फ्लाइट से आए प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सोजा से 50 बार हमला कर मौत के घाट उतारा गया। बेवफाई में आक्रोशित प्रेमी ने नृशंस हत्या की। आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। पत्थलगांव के युवक से युवती के प्रेम करने से ये व्यक्ति नाराज था और युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बड़ी जानकारी, पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या में बड़ा खुलासा। गुजरात से फ्लाइट से प्रेमी आया था, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 50 बार सूजा से हमला किया, मौत के घाट उतारा, पर अब आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो युवक ने पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्थलगांव के एक युवक से युवती का प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से ये व्यक्ति नाराज चल रहा था। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जोड़न कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर और कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होगी, इस पर पुलिस का कोई बयान? देखिए अवंतिका, पहले श्रद्धा मर्डर, उसके बाद तनु कोरबा की उसकी जघन्य हत्या की गई। अब इसके बाद जो नीलम कुसुम है उसकी जघन्य हत्या के मामले आए हैं। शाहनवाज है, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस है वो 4 टीमें बनाई हैं और इस तरह से रिश्ते को जिस तरह से तार तार किया जा रहा है, भरोसे की जो कत्ल किया जा रहा है उसको लेकर के अभी भी किसी तरह के गिरफ्तारियां हैं वो नहीं हो सकी है। हालांकि कोरबा पुलिस ने 4 टीमें गठित की है और जिस वक्त उसकी हत्या की गई थी नीलम कुसुम की, उस दौरान एक फ्लाइट का टिकट भी मिला है। जो आरोपी है जो शाहनवाज है, शाहबाज खान है, और उसका वहां पर टिकट भी मिला है और इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। और अभी जो प्रथम जो जांच चली है उसमें ट्रायंगल का एक मामला है वो आ रहा है। पुलिस उस दिशा में जांच है वो भी कर रही है। इससे पहले शाहबाज खान वहां जसपुर से जो बस चलती थी उसमें कंडक्टर के रूप में था और एक जसपुर का युवक है। उन तीनों के बीच इस तरह से बातचीत होती रहती थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से भरोसे का कत्ल किया जा रहा है और आप सोच सकते हैं कि 50 जख्मों के निशान है वो मिले हैं। 34 जो बार नुकीली पेचकस से या फिर नुकीले धारदार उससे 34 बार सीने में जो है वार किया गया है। 16 बार पीठ में वार किया गया है। तो ये जघन्य हत्या है जो है निकृष्ट जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। और शाहबाज की तलाश पुलिस है वो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। जो मोबाइल जो टावर्स हैं, तमाम जो सर्विलांस है उसे खंगाला जा रहा है। 4 टीमें बनाई गई है। इससे पहले भी कोरबा की जो तनु कुर्रे है उसकी हत्या जघन्य रूप से जो है उड़ीसा में की गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ हत्या इसलिए कर दी गई कि उससे वो बात नहीं करना चाहती थी। जी अवंतिका। बिल्कुल युगल, और बड़ी बात ये भी जिसका आप भी जिक्र करें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और काफी हाईलाइट भी होते हैं मामले, लेकिन इसके बावजूद इनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी नहीं आ रही है। और चुनौती बड़ी पुलिस के लिए भी कि इस तरह के आरोपियों में कैसे फिर खौफ पैदा किया जाए। देखिए, हर हाथ में मोबाइल है और रिश्ते लोगों को पहचानने की अब जरूरत है। एकाएक किसी पे सहसा किसी पे इस तरह के भरोसा अगर किया जाता है तो भरोसे का कत्ल भी होता है। और इस तरह की घटना है नीलम कुसुम के मामले में भी सामने आई। इससे पहले जो तनु है उसके मामले भी आया था और श्रद्धा मर्डर जो पूरे देश को झकझोर दिया। इस तरह से जो घटनाएं लगातार हो रही है उसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको कहा जा सकता है कि उस पर अंकुश तभी लग सकेगा कि हर व्यक्ति जो सजग रहेगा, जागरूक रहेगा। हमें किसी पे सहसा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज जिस तरह से मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लोग एक बैग सीधा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आप सोच सकते हैं मुंह को दबाकर शाहबाज है वो उसने कितनी जघन्य हत्या की है। और इस तरह से जो कृत्य है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अक्षम्य कहा जा सकता है। अब जिस तरह से जो पुलिस है वो जांच कर रही है और हत्या के बाद अब शनिवार को यह मामला प्रकाश में आया था
और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि टीमें गठित की गई है, लेकिन जो होना था, जो दुर्घटनाएं होनी थी, दुर्भाग्यवश ये हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि शाहबाज की जो क्रूर मानसिकता है उसको ये दर्शा रहा है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब इंतजार यही है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा भी मिले। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। 9 साल की बच्ची को मां को वापस नहीं देने का मामला सामने आया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को नोटिस भेजा है। कलेक्टर से 3 दिन में 9 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। 9 साल की बच्ची से उसके पिता ने रेप किया है और पीड़ित बच्ची को प्रशासन ने अपने पास रखा है। तो बच्ची को वापस करने की मां लगातार मांग कर रही है, लेकिन बच्ची को वापस नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण ने जवाब मांगा। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरे मामले पर? देखिए अवंतिका, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उसके बाद 9 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और एसएसपी को भी प्रतिलिपि भेजी गई है। क्योंकि मामला जो है 2 अक्टूबर माह का है और उस समय से बच्ची सीडब्ल्यूसी के पास में है। मां लगातार गुहार लगा रही है और उसके तहत जो है उसको 168 के तहत बयान भी हो चुका है। तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और मां लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही कि बच्ची को उसके हवाले किया जाए, क्योंकि बच्ची भी उधर परेशान है। और उसी बात को लेकर के बीते 3 दिनों पहले मां जो है वो धरने पर बैठी थी कलेक्ट्रेट सामने। उसके बाद कल मां को वहां से हटा दिया गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि पीड़ित बच्ची की जो मां है वो कहां पर गई है। लेकिन इस बात को लेकर के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और 9 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है डॉक्टरों से। और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत जब मामला दर्ज किया गया है तो जो दोषी पिता है जिस पर आरोप लगा है रेप पर, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ऐसे तमाम बिंदुओं की जानकारी जो है जिला प्रशासन से मांगी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरोना को लेकर हो रही मॉकड्रिल की। देश भर में मॉकड्रिल जारी है और उसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी सामने आ रही हैं। मॉकड्रिल अस्पतालों में चल रही है। जीवन रक्षक मशीनों का भी परीक्षण किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को चालू करके भी देखा जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी जांचा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित स्थिति को देखते हुए ये मॉकड्रिल पूरे ही देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और मॉकड्रिल को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। ऑफलाइन पड़ताल के बाद केंद्र को रिपोर्ट भी भेजी जानी है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवव्रत, क्या कुछ स्थिति मॉकड्रिल की? जी, कोविड की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए ये मॉकड्रिल है और अभी आप देखिए कि रायपुर में ये मॉकड्रिल चल रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल यानी अंबेडकर अस्पताल में ये पूरी मॉकड्रिल जो है वो जारी है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो उसके साथ किस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, मेडिकल स्टाफ की तैयारियां किस तरह से रहे। और एक तरह से ये तैयारियों का दोहराव है जिसमें ये चीजें देखी जा रही है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, अस्पताल की तैयारियां किस तरह से हैं, ऑक्सीजन की तैयारियां किस तरह से हैं, अगर कोई पेशेंट आता है तो उससे परिजनों से किस तरह से पूछताछ की, डॉक्टर किस तरह से तुरंत एक्टिव हो जाए, मेडिकल स्टाफ किस तरह से एक्टिव हो। तो ये पूरी तैयारी, ये पूरी मॉकड्रिल जो है वो एक तरह से चल रही है। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पेशेंट का पूरा डिटेल है वो लिया जा रहा है। और ये एक तरह से इस मॉकड्रिल में कोशिश है कि पहले से तैयारियों का जायजा लिया जाए, ये देखा जाए, ये चेक किया जाए कि आखिर कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी लहर का मंजर हम सब ने देखा, कोविड का दंश हम सब ने झेला है और उसके बाद की जो स्थिति है वो देखने के लिए यहाँ पर ये पूरा मॉकड्रिल हो रही है। देश भर में जो मॉकड्रिल कराई गई है उसके बाद रायपुर में ये पूरी जो मॉकड्रिल चल रही है उसका सीधे आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जो है टीएस सिंहदेव वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी मॉकड्रिल को देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति होती है और अस्पतालों में अभी क्या व्यवस्थाएं हैं। खास तौर पर यह भी देखा जाना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की बात भी सामने आई थी। कई बार मेडिकल स्टाफ के पास किट की कमी की बात सामने आई थी और अभी भी एक चुनौती है कि 10 लाख जो किट है वो एक्सपायर होने वाले हैं। लिहाजा चुनौतियां भी हैं और एक तरह से पूर्व में जो चीजें हुई हैं या यूं कहे कि पूर्व का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी हमारे डॉक्टर्स के पास है, हमारे मेडिकल स्टाफ के पास है, जो आने वाले दिनों में काम आएगा। तो अभी जो स्थिति
जरूरी है कि किस तरह से ये पूरा मॉक ड्रिल संचालित किया जाए, वो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तुरंत जब मेडिकल स्टाफ एक्टिव होगा तब वो किस तरह से तैयारी करेगा, क्या कुछ करेगा। ये एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह से जो एम्बुलेंस में किस तरह से पूरी तैयारी की जाए और एम्बुलेंस जो पूरी व्यवस्था जो है वो एम्बुलेंस में रखी गई। उसके बाद एम्बुलेंस से सीधे स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाया गया और उसके बाद तुरंत कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसकी जरूरत कोविड के समय मरीज को पड़ेगी, अगर इमरजेंसी होती है तब क्या स्थिति होगी। तो ये आप देखिए कि इसी का एक तरह से पूर्व अवलोकन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले पूर्व की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो एक तरह से बड़ी चीज है ही कि हम अपने आप से निपटने के लिए, या यूं कहें कि कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इससे पहले हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर के दौरान इस तरह के पीपीई किट पहने हुए तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को देखा था। फिर एक बार ये लगा कि अब इस बीमारी पर विराम लग गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है और इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस वक्त मेडिकल स्टाफ को एक्टिव होने की, और वही सारी चीजें जो है वो इस वक्त प्रोटोकॉल के दौरान देखने को मिल रही है कि जहां पर पूरी तैयारियों के साथ ये किया जा रहा है। और एक मेडिकल स्क्रीन मैं दिखाना चाहूंगा कि मोबाइल स्क्रीन पर खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो इसकी तैयारियां देख रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में क्या तैयारियां हैं। तो एक तरह से ये सुविधाओं का जायजा है, कोविड की तैयारियों का जायजा है और ये बताता है कि भाई हमको आगे चुनौतियों से लड़ना है, तब हमारे पास पर्याप्त मेडिकल स्टाफ होने चाहिए, पर्याप्त किट होने चाहिए, पर्याप्त इक्विपमेंट होने चाहिए और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी आप देखिए कि मरीज का जो है चेकअप करने के बाद अब उसे भीतर वार्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरी जो कोशिश है, आप देखिए कि पेशेंट्स जो है वो यहाँ पर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि किसी विशेषज्ञ से यहाँ पर बातचीत हो सके। और डॉक्टर सुंदरानी जो है वो यहाँ पर हैं। सर, पूरी जो प्रोटोकॉल देखा हमने अभी, ये किस तरह से पूरा मॉक ड्रिल किया गया, कितने तैयार हैं हम, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लिहाजा चुनौतियां यहाँ सबसे ज्यादा हैं। देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी भी हमारे पास इस वक्त भी 20 आईसीयू बेड्स विथ वेंटिलेटर्स एंड ऑल फैसिलिटीज रेडी हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से रेडी है। अगर हमारे पास एक पेशेंट आए या उससे कहीं ज्यादा है, हम पूरी तरीके से तैयार। पुराना एक्सपीरियंस कितना काम आएगा, क्योंकि दूसरे लहर में तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स की संख्या थी, उस दौरान तो हालात जो है वो संभल नहीं रहते। देखिए, उससे हम बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं, हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन भी हैं, हमारे पास सिलेंडर्स भी हैं। आईसीयू के बेड्स की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ गई है, वेंटिलेटर्स पे ट्रेन डॉक्टर्स की संख्या भी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से किसी परेशानी में पड़ सकते। पुराने अनुभवों से सीखा है मतलब। जी, तो ये बिल्कुल पुराने अनुभवों से सीखा है और पुराने अनुभव ये बताते हैं कि भाई हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब अगर इस तरह की चुनौती आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ तैयार है, हमारे स्टाफ तैयार है और पहले से बेड की संख्या भी बढ़ी है। और निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की कमी की जो बात सामने आ रही थी, उसके लिए अब नए प्लांट्स भी लग गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो तैयारियां हैं वो पूरी है और यही तैयारियों का मॉक ड्रिल है, ये चुनौतियों का मॉक ड्रिल है कि आने वाली चुनौतियां किस तरह की होंगी। तो ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो अभी बिल्कुल, यानी कि कोरोना से सुरक्षा के लिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ तैयार। रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। देवव्रता बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से कोरोना की मॉक ड्रिल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, रायपुर में एक और बड़ा मुद्दा जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, आरक्षण को लेकर राजभवन का घेराव आज किया जाना है। सर्व आदिवासी समाज राजभवन का घेराव करेगा। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हस्ताक्षर नहीं होने से आदिवासी समाज आक्रोशित है। राजभवन के घेराव की तैयारी। आदिवासी समाज 11 बजे बूढ़ा तालाब से राजभवन मार्च करेंगे और शुरू होगा बूढ़ा तालाब से, खत्म होगा राज्यपाल के आवास पर। तो 3 दिनों का अल्टीमेटम सौंपा गया था, जिसकी अवधि पूरी हो गई और अब आदिवासी समाज हस्ताक्षर की मांग को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखेगा। सही कि देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देवव्रत, बड़ी आंदोलन की तैयारी अब सर्व आदिवासी समाज की तरफ से, क्या कुछ जानकारी इस पर?
जी, आरक्षण का पेज जो है वो राजभवन में फंसा हुआ है और बार बार एक तरह से सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही थी कि राज्यपाल विधेयक पर दस्तखत कर दे, लेकिन राज्यपाल का ये कहना कि विधि परामर्श के बाद ही वो कोई फैसला लेंगी। उसके बाद 10 बिंदुओं में सरकार से जवाब मांगा जाता है। सरकार की तरफ से अब जवाब भी दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद विधेयक अभी भी अटका हुआ है। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल इसमें दस्तखत कब करती हैं। लेकिन ठीक उससे पहले सर्व आदिवासी समाज का आज राजभवन घेराव है, क्योंकि इससे पहले बकायदा उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के भीतर अगर राज्यपाल दस्तखत नहीं करती है तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। तो एक तरह से किसी भी समाज की तरफ से ये अपनी तरह का पहला प्रदर्शन है जो कि किसी समाज की तरफ से राजभवन का घेराव किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में जितने भी सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं वो बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में जुटेंगे और वहां से राजभवन की ओर कूच करेंगे। तो कुल मिलाकर के समाज एक तरह से 76% या यूं कहे 76% कुल आरक्षण है और 32% आदिवासियों का आरक्षण है। और आदिवासी आरक्षण का ही जो मसला था, इसीलिए ही ये विशेष विधेयक लाया गया और विधेयक में संशोधन किया गया और 76% आरक्षण जो है वो प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि राजभवन में पूरा पेज फंसा हुआ है और इसीलिए अब आदिवासी समाज लामबंद है और आज पूरे तरह से घेराव की तैयारी है। देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन का क्या असर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे विधि परामर्श के बाद और पूरे चिंतन मनन के बाद ही राज्यपाल ने दस्तखत की बात कही है और 10 बिंदुओं के जवाब से अगर वो संतुष्ट होती हैं सरकार के, तब उसके बाद हो सकता है कि राज्यपाल जो है वो विधेयक पर दस्तखत करें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह के आंदोलन का कितना असर जो है वो राजभवन पर पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजभवन के घेराव के लिए सर्व आदिवासी समाज आज निकलेगा। और आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी जानकारी। आज बेमेतरा और दुर्ग दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। धमधा और साजा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। धमधा के बोरी गांव में भेंट मुलाकात करेंगे, दोपहर करीब 1:30 बजे साजा भी पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। ठेलका गांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा जा रहा है। लोगों की समस्याओं को भी सीएम सुनेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जुड़ी ये जानकारी। आज बेमेतरा और दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से एक और बड़ी खबर। 30 दिसंबर को भूपेश कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर चर्चा होनी है। संशोधन विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है। साथ ही साथ धान खरीदी और भेंट मुलाकात कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। तो बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। सरकार इस मसले पर आगामी रणनीति भी तैयार करेगी। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन मंत्री के बस्तर प्रवास का आज दूसरा दिन। बीजापुर विधानसभा और कोंटा विधानसभा की बैठक आज वो लेने वाले हैं। बीजापुर और सुकमा में अजय जामवाल की बैठक होगी। बस्तर दौरे पर हैं अजय जामवाल। पवन साय भी उनके साथ मौजूद हैं। बस्तर में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। और बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू सनातन क्षेत्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है। दंतेवाड़ा में हिंदू सनातन क्षेत्रीय मंच के सदस्य प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ बस्तर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। धर्मांतरण जितना जल्दी हो सके बंद हो। जो भी इसको करवा रहा है तत्काल इस कुचक्र को बंद करे, क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्र सुरक्षा का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुआ है वो क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ है और भारत का हिस्सा अब नहीं है। हिंदू घटा है और देश बटा है। हमारा काम है धर्मांतरण रोकना और जो धर्मांतरित हुए हैं उनको पुनः सनातन संस्कृति से जोड़ना। और जो मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने पैर पखार करके लोगों की घर वापसी करवाया, उस अभियान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत बड़ा और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।